बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 30वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। बड़ी सोच विचार के बाद दीन मोहम्मद ने फ़ारूक से बात करने का इरादा किया, बल्कि बात भी क्या करना थी, सीधे सादे तरीके से उसे डरा धमकाकर इस गांव से रुखसत करने की ठानी। लेकिन फ़ारूक कोई 9 उम्र लड़का नहीं रह गया था जो मामू से 4 थप्पड़ खाकर हरासा हो जाता। वो जवान भरपूर लड़का था जिसके बाजुओं में दीन मोहम्मद से ज़्यादा ताकत थी। फिर वो महकमा ज़राअत का मुलाजिम था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। कोई उसके गिरबान पर हाथ डालता तो फ़ारूक उतनी इस्तात रखता था कि ना सिर्फ उसे धोबी पटका देकर ज़मीन पर गिरा देता बल्कि उसकी गर्दन भी तोड़ देता। दीन मोहम्मद की बात सुनकर वो बुरी तरह भड़क गया। मुझे कुछ कहने से बेहतर अपनी बेटी को समझाओ। 100 मरतबा उससे कह चुका हूँ मेरे पास ना आया करे, बल्कि उसकी हड्डी में तो सुकून ही नहीं है। तो उल्लू के पट्टे मेरी बेटी। दीन मोहम्मद उसकी बात पर बुरी तरह भड़क गया। गाली मत देना मामू, फ़ारूक ने उससे ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ लहजे में कहा। गैरतमंदी सिर्फ तुम ही में नहीं है, मैं भी राजपूतों का खून हूँ। तुम्हारी इज्जत की परवाह न होती तो आज तुम्हारी लाडली के करतूत सारे गाँव को पता चल चुके होते। जितना तुमने मुझे और मेरे माँ बाप को जलील किया था, मैं चाहता तो बड़े आराम से तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल कर तुम्हारे साथ हिसाब बराबर कर लेता, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी माँ की परवाह है जिसको तुम और तुम्हारी बेटी बड़ी अजीज़ है। और मैं नहीं चाहता मेरे किसी अमल से मेरी माँ को दुख पहुँचे। मेरी मानो मामू, अपनी इस फितनी के 2 बोल पढ़ाकर रुखसत कर दो। ये अब तुम्हारे काबू में नहीं आने वाली। मैं यहाँ कब तक हूँ? आज नहीं तो कल मेरा तबादला किसी और जगह हो जाएगा, लेकिन मेरी जगह यहाँ जो भी आएगा वो भी मर्द ही होगा और इत्तेफाक से उसे तुम्हारी इज्जत की परवाह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हर कोई मेरी तरह नहीं होगा ताकि प्लेट में पेश की जाने वाली शराब को इनकार कर दे। इसलिए बेहतर है संभाल लो अपनी बेटी को। फ़ारूक की ज़बान अल्फाज नहीं जहर उगल रही थी। दीन मोहम्मद उठे हुए सर और कंधों के साथ फ़ारूक से जवाब तलबी करने गया था, लेकिन वापसी में उसका सर और कंधे झुके हुए थे। वो नहीं जानता था कि फ़ारूक की बात में सच और झूठ का तनासुब कितना था। वो सिर्फ इतना जानता था कि दुश्मनी के बावजूद फ़ारूक ने उसकी इज्जत की परवाह की थी। दीन मोहम्मद बेहद फ़िक्रमंद हो गया था। जन्नत की जगह उसका बेटा होता तो वो मार पीट कर उसे समझा सकता था, लेकिन जन्नत लड़की थी और दीन मोहम्मद की बेहद लाडली। वो उसे फूलों की छड़ी से भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। छोटी छोटी गलतियां तो हम सभी करते हैं। बाज़ औक़ात इन छोटी गलतियों का कोई मजमुआ हमारे लिए मुश्किलात भी खड़ी कर देता है, लेकिन कुछ लोगों की छोटी छोटी गलतियाँ और कोताहियाँ मिलकर दलदल की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ख़ुद पर पहला कदम पड़ते ही इंसान को अपने अंदर खींच लेती है। दीन मोहम्मद की गलतियां भी ऐसी ही दलदल की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और दीन मोहम्मद समझ नहीं पा रहा था कि इस दलदल में पैर रखे बगैर दूसरी तरफ किस तरह पहुंचे। बेटी की मोहब्बत ने बलाखिर उसे एक बंद गली में ला कर खड़ा कर दिया था। शबी कमरे में दाखिल हुआ तो जलाल छोटे से लेदर बैग में रोज़मर्रा ज़रूरत का सामान रख रहा था और कहीं रवानगी की तैयारी में दिखाई देता था। किधर की तैयारी है जनाब? उसने थके थके अंदाज में लेकिन खुशगवारियत से पूछा। अभी कैंपस से लौटा था और थकान ज़्यादा दिखाई देता था। मैं गांव जा रहा हूँ, जलाल ने मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब दिया। शबी चौंका। ये अचानक गांव जाने का प्लान कैसे बन गया? सुबह तक तो कोई इरादा नहीं था, उसने बेड पर लेटते हुए कहा। बस अचानक प्लान बना। सब लोग बहुत याद आ रहे थे, सोचा जाकर मिल ही आऊँ। जलाल ने असल बात गोल करते हुए बहाना बनाया। तुम भी चलो शबी, परसों वापस आ जाएंगे। साथ ही उससे भी पेशकश की। नहीं यार, मुझे तो कल तक हर हाल में अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। शबी ने माजूरी जाहिर की। तुम यूँ करो, तुम भी रुक जाओ, कल इकट्ठे गाँव के लिए निकलेंगे। वैसे भी आज मौसम बहुत ख़राब है, मेरा नहीं ख्याल ऐसे मौसम में तुम्हें ड्राइविंग का रिस्क लेना चाहिए। वो शू उतार कर थके हुए अंदाज में बेड पर लेट गया। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो? जलाल ने बात टालते हुए पूछा। शबी ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखों को उंगलियों से मसलना शुरू कर दिया था। शबी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जलाल ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, शबी ने साबका अंदाज में कहा। फिर दिल ही दिल में किसी नतीजे पर पहुंचते हुए पूछने लगा। जैडी, सुबह तुम पार्क गए थे? हाँ, मैं तो रोज़ जाता हूँ, जलाल ने जल्दी से कहा। साथ उसके चेहरे पर मौजूद कश्मकश भांप कर बोला। बात क्या है शबी? मैंने कई रोज़ से उन्हें नहीं देखा, उसने झिझकते हुए कहा। कौन, किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी सरवत आंटी, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। अपनी अम्मी या माँ टाइप अल्फाज तो वो उनके लिए कभी बोलता ही नहीं था और अब उनके लिए कोई जज्बा दिल में उभर तो रहा था, लेकिन इस जज्बे को भी कोई वाज़ेह नाम देने से वो कासिर था। जलाल ने बगौर उसे देखा। हाँ, मैंने भी कई रोज़ से उन्हें नहीं देखा, मेरा ख्याल है वो पार्क आ ही नहीं रही, वरना मेरी मुलाकात ज़रूर होती। शबी ने इस बार कोई जवाब ना दिया, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन या फिक्रमंदी बढ़ गई थी। मुमकिन है वो बीमार हो या यहाँ मौजूद ही ना हो, वरना जब से मैं यहाँ आया हूँ एक भी दिन मैंने उन्हें गैर हाजिर नहीं पाया। जलाल ने कहा। अगर तुम कहो तो मैं उनके घर जाकर उनकी खैरियत मालूम कर लेता हूँ। अरे नहीं, अब इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो, उसकी सख्त मिजाजी ऊद कर आए। जलाल को उकताहट सी महसूस हुई। खैर इम्पोर्टेंट तो वो है, ना होती तो तुम उनके लिए फ़िक्रमंद ना होते।
आते जाते हर दूसरे तीसरे नज़र आ ही जाती थी। आंखों को आदत हो जाती है भाई, सड़क किनारे दरख्त लगाओ तो उससे भी आंखें मायूस हो जाती, वरना और कोई बात नहीं है, शबी ने झुंझला कर कहा था। मैं भी उन्हें रोज़ देखता हूँ, पार्क में मुलाकात हो जाती, लेकिन मैंने तो उनकी कमी महसूस नहीं की। जलाल जिरह करने लगा। शबी ने खामोशी से मुँह पर तकिया रख लिया। जलाल समझ गया अब वो इस मौजू पर कुछ नहीं सुनेगा। जलाल खामोश रहकर अपने काम में लगा रहा। वो तो खुद शबी से मावा का जिक्र करना चाह रहा था, लेकिन वो खुद उलझा हुआ था। जलाल की बात में कहाँ दिलचस्पी ले पाता। यही सोचकर जलाल ने जिक्र को किसी और वक्त पर टाल दिया, लेकिन वो मावा के मुतालिक सोचने लगा। उसे मावा के मुतालिक सोचना अच्छा लग रहा था। पता नहीं फूल मिलने पर उसने कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर किया होगा। काश मैं अपने लिए इन तमाम जज्बों के रंग उसके चेहरे पर देख सकता जो वो मेरे लिए महसूस करती है। अभी वो यही सोच रहा था कि शबी की आवाज़ सुनाई दी। और हाँ, तुम उस रोज़ रोड पर किस लड़की के साथ थे? मैं उसे पहचान गया हूँ। ये वही लड़की थी ना जिसने बेवजह मुझसे झगड़ा किया था। मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। तुम्हें ज़रा फ्रेंड्स बनाते हुए मुहतात रहना चाहिए। ऐसी बदतमीज़ लड़कियों से दोस्ती करने की क्या ज़रूरत है? पता नहीं ऐसी मुँह फट बदतमीज़ लड़कियाँ किन अहमकों को अच्छी लगती होंगी। वो बुड़बुड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गया। जलाल सर पकड़ कर बैठ गया। वो तो शबी को अपने मावा के बारे में बताकर दादी जान को राज़ी करवाने के सिलसिले में पहला और सबसे अहम वोट अपने हक में करवाना चाह रहा था। कहाँ ये सूरत हाल को शबी साहब अपनी नापसंदीदगी जता गए थे। जलाल को किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। बहुत तेज़ बारिश थी। बादल गरजते तो लगता अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है। बिजली कड़कती तो तेज़ रोशनी आंखें चंधियाने लगती। ऐसा महसूस होता था दरमियान में हाल शीशा तोड़कर अंदर घुस आएगी। कैसा गज़ब का तूफान था। हवा दरो दीवार से टकराती फिरती थी। समीना कब से चुपचाप खड़ी शीशे के उस तरफ तबाही मचाते तूफान को देख रही थी। बाहर अगर उठक पटक थी तो अंदर एक सकूत का आलम था, जैसे समंदर पर रात फैल रही हो। ऐसा सन्नाटा जो वहशत में मुब्तला कर दे। मावा ने कई बार देखा समीना गुमसुम से खिड़की से बाहर झांक रही थी। वो हर बार मुखातिब करने का इरादा करती फिर टाल देती। खुदा मालूम किस गहरी सोच में मुब्तला थे। वो खुद टीवी के सामने डटी बैठी थी। एक बड़ा सा प्याला गोद में दबोच रखा था, दूसरे हाथ में लकड़ी का चमचा जिसके साथ बाउल में चीनी और मक्खन का मेज़ा फेंटा जा रहा था। दोनों ही कामों में नामाक काबिले दीद था। भला आखिर इस खामोशी को समीना नहीं तोड़ा। क्या कर रही हो मावा? आओ बातें करें। मावा ने चौंक कर कहा। हाँ, बातें तो मुझे भी आपसे करनी है, लेकिन पहले ज़रा ये कुकीज़ बेक होने दे। कुकीज़ मेरी बात से ज़्यादा अहम नहीं है, समीना ने आजकी से कहा। जब मैं कॉफ़ी के साथ कुकीज़ आपकी खिदमत में पेश करूंगी तो आपको बातें करने का मज़ा आ जाएगा, उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। फिर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, वैसे भी मैं आज आपसे बहुत कुछ पूछना चाह रही हूँ। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाह रही हो, समीना ने कहा। क्या? तुम ज़रीन के बारे में पूछना चाह रही हो ना? ज़रीन कौन? तुम्हारी पुप्पी जान? अरे हाँ। मावा बुरी तरह चौंकी और आंखें मुतासिर कुन अंदाज में फैलाकर पूछने लगी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं उनके बारे में पूछना चाह रही हूँ? भाई गॉड मम्मी, क्या आपके पास मुवक्किल हैं जो आपको हर खबर दे देते हैं? समीना उसकी बात पर आहिस्तगी से हंसी। नहीं, मुवक्किल नहीं है मेरे पास। फिर जो मैं सोच रही होती हूँ या जो बात मेरे दिल में होती है, इसका आपको कैसे पता चल जाता है? उसने उलझन अमेज़ अंदाज में पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ को सब पता होता है, समीना ने साबका अंदाज में कहा था। अच्छा, मावा ने अबरू अचका कर पल भर को सोचा। फिर आप मुझे पुप्पो के बारे में बताएंगी ना? हाँ बताऊंगी, आज तो सब कुछ बताऊंगी, समीना ने खुद कलामी के अंदाज में कहते हुए खिड़की की तरफ रुख मोड़ा। चलिए ठीक है, मैं बस 20 मिनट में अपना काम समेट कर आती हूँ। वो फुर्ती से किचन की तरफ चली गई। समीना खिड़की से बाहर देखती रही, जहाँ बारिश मज़ीद तेज़ हो गई थी और मोटी मोटी बूंदें ज़ोर ज़ोर से बंद शीशे से टकरा रही थी। अल्लाह जाने कौन सा तूफ़ान ज़्यादा शदीद था, वो जो खिड़की से बाहर तबाही मचा रहा था, या वो जो समीना की ज़ात को उथल पुथल किए दे रहा था। क्या बात है भाई दीन मोहम्मद, परेशान लग रहे हो? दीन मोहम्मद ने चौंक कर हुसैन अहमद को देखा। वो खाना खाते हुए हाथ रोककर फिक्रमंदी से दीन मोहम्मद को देख रहा था। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, बस सोच रहा था उसका मोल अच्छा लग जाए तो अगली ब्याही के लिए सहूलत रहेगी। दीन मोहम्मद ने मुहारत से बहाना बनाते हुए कहा और रग़बत से खाना खाने लगा। वो अपनी कपास की ज़रूरत के सिलसिले में करीबी कस्बा की मंडी में आया हुआ था। यहीं उसकी मुलाकात अपने बेहद अजीज़ लेकिन कई साल पहले बिछड़े हुए दोस्त हुसैन अहमद से हो गए। हुसैन अहमद और उसका ख़ानदान कई साल उसी गांव में रह चुके थे जिस गांव से दीन मोहम्मद का ताल्लुक़ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त दीन मोहम्मद एक मामूली दर्जे का ज़मींदार था, लेकिन अब उसकी हैसियत में कहीं गुना इजाफा हो चुका था। जन्नत की पैदाइश के चंद महीने बाद हुसैन अहमद ने अपने बीवी बच्चों के साथ गाँव छोड़ दिया था। हुसैन अहमद शहर में जा बसा था। उन दोनों ने इतने तवील अरसा बाद की मुलाकात में खूब बातें की थी। असर 9 मेल जोल बढ़ाने की बात भी हुई।
हुसैन अहमद ने ज़ोहरा के इंतकाल की खबर सुनकर दुख का इजहार भी किया था। हुसैन अहमद ने यह भी कहा, दूसरी शादी करके तूने बड़ा अच्छा किया। आखिर इंसान कब तक अकेले ज़िंदगी गुजार सकता, मर्द को बीवी की ज़रूरत पड़ती ही है। फिर बेटियों की तरबियत माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। कोई और वक्त होता तो दिल मोहम्मद हरगिज़ उसकी बात न मानता, लेकिन अब उसे इस बात पर 100% यकीन आ चुका था। कभी कभी जब वो जन्नत की तरफ से बहुत परेशान होता, सोचता शायद उससे ही जन्नत की तरबियत में कोई गलती सरजद होगी। उसने कभी बुशरा को इतना इख्तियार दिया ही नहीं कि वो माँ बनकर जन्नत को डांट डपट कर ले या कोई बात समझाने की कोशिश ही करे। लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका था और बाज़ औक़ात फ़िक्रमंदी से उसे रात रात भर नींद भी ना आती थी। उसको याद था वो कई बार ज़ोहरा के सामने इस बात का इजहार कर चुका था कि वो जन्नत को रुखसत नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए कोई ऐसा लड़का तलाश करेगा जो घर दमाद बनकर उनके साथ रहे। लेकिन वक्त और हालात बड़ी तेज़ी से इंसान के ख्यालात में तब्दीली पैदा कर देते हैं। दीन मोहम्मद भी अब उसी कोशिश में था कि जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिले वो जन्नत को रुखसत कर दे। यूँ भी उसके साथ की बहुत सी लड़कियां ब्याही जा चुकी थी। सिर्फ दीन मोहम्मद था जिसने जन्नत को घर में बिठा कर रखा हुआ था। वो खाना खाते हुए एक बार फिर गहरी सोच में डूब गया था। हुसैन अहमद ने इस बार तशवीश के आलम में उसका कंधा हिलाया। तुझे हुआ क्या है दीन मोहम्मद? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुसैन भाई, दीन मोहम्मद ने कहा। हुसैन अहमद उससे उम्र में कई साल बड़ा था, लेकिन दोनों की दोस्ती खूब थी। अच्छा इससे मिलो, इसको पहचानते हो कि नहीं? हुसैन अहमद ने पूरे त्याग लहजे में कहा। दीन मोहम्मद ने सर उठाकर देखा। ऊंचे कद का और मजबूत डिल डोल वाला 30-32 बरस का जवान मुस्कुरा रहा था। दिलावर हुसैन, दीन मोहम्मद ने बेसाख्ता कार उससे बगलगीर हो गया। तुम भी कमाल करते हो भाई हुसैन, क्या अपने भतीजे को भी नहीं पहचानूंगा? वो दिलावर से हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगा। पता चला वो फ़ौज में भर्ती हो चुका था, चंद साल पहले शादी भी की, लेकिन बीवी बेटे की पैदाइश के वक्त फौत हो चुकी थी। मैं तो कहता हूँ शादी कर ले, लेकिन ये सुनता ही नहीं। तू ही समझा इसे दीन मोहम्मद, आखिर बीवी के बगैर गुजारा करना क्या आसान है? दीन मोहम्मद दिलावर हुसैन को क्या समझाता? उसके जहन में तो बिजली की तरह कूंदा लपका था। उसने आंखें सुकेड़कर दिलावर हुसैन को देखा। शक्ल सूरत, बेहतरीन ख़ानदान, ज़मीन जायदाद का मालिक, फिर हुकूमत का मुलाजिम, जन्नत के साथ खूब जचता। लेकिन अगले ही पल उसने अपने ख्याल को रद्द कर दिया और दिल महसूस कर रह गया। जन्नत और दिलावर की उम्रों का फ़र्क याद आ गया था। फिर दिलावर का बेटा भी था। कुछ चीज़ें इंसान को अपने लिए गलत और औलाद के लिए दुरुस्त लगती हैं, और कुछ चीज़ें इंसान अपने लिए दुरुस्त और औलाद के लिए गलत करार दे देता है। ये तर्ज अमल सही है या नहीं, लेकिन इंसान अक्सर ऐसा करता है। दीन मोहम्मद ने दिल ही दिल में दिलावर हुसैन को जन्नत के लिए गैर मुनासिब करार देते हुए अपनी और बुशरा की उम्रों के फ़र्क को भुलाया था। लौंग द लश्कारा माए नी माए मैनू लौंग घड़वा दे नग जुड़वा दे। ऐसा वलीद की ऊंची ऊंची ताने सारे घर में गूंज रही थी। इनिया का बस न चलता था उसे उठाकर घर से ही बाहर फेंक दे। सुबह से ऐसे ही शादी ब्याह के गीत सुनाकर उसके कान खा रहा था। वलीद के बच्चे, अब तुम खामोश ना हुए तो गुलदान उठाकर तुम्हारे सर पर मार दूंगी। उसने किताब पटाकर धमकाया। कल इतना अहम टेस्ट था और ये लड़का मुस्तकिल उसके सर पर सवार। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? वली ने मासूम सी शक्ल बनाकर पूछा। तुम्हें ये गाना पसंद नहीं तो कोई और सुना देता हूँ। अच्छा वो गाना कैसा रहेगा? अभी वो यहीं तक ही पहुँचा था कि इनिया चीख उठी। खबरदार, अब ज़रा सी भी आवाज़ निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गज़ब खुदा का, सुबह से मिरासियों वाला दौरा तुम्हें पड़ा हुआ है। पता नहीं ये सारे जनाना गीत तुमने कहाँ से याद किया, और ऊपर से तुम्हारी आवाज़, ऐसा लगता है दर्जन भर कौवे एक साथ चीख रहे हों। मेरे तो कान ही पक गए। अब मैं तुम्हारी आवाज़ में मज़ीद कुछ नहीं सुन सकती। रहम करो मुझ पे। आखिर में वो बिल्कुल ही रूहान सी होकर बोली थी। वली ने खफकी से उसे घूरा। एक तो सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने इतने गाने याद किए, इस पर से तुम बातें भी तुम मुझे सुना रही हो। मेरी खातिर किस खुशी में? इनिया ने चिढ़कर कहा। मैंने तुमसे फरमाइश की थी क्या? अभी तक तो नहीं की, लेकिन शादी पर तो करोगी। अब तुम्हारी औंगी बोंगी सहेलियाँ तो गा नहीं सकती, कोई तो होना चाहिए जो अच्छी आवाज़ में गा सके। यही सोचकर मैंने आज से प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन तुम्हें तो कदर ही नहीं है। अंदाज़ एहसान जताने वाला था। इसकी फ़िक्र तुम ना करो। इनिया ने रुख स्टडी टेबल की जानिब मोड़ते हुए लापरवाही से कहा। मेरी शादी में अभी बहुत वक्त है। फिर और वैसे भी तुमसे तो इस 80% बेहतर गा लेंगे मेरी औंगी बोंगी सहेलियाँ। जी नहीं, ये गलत फहमी अपने दिल से फ़ौरन निकाल दो। वली ने कहा। लगता है मेरी सहेलियों की आवाज़ सुने बगैर ही तुम हसद में मुब्तला हो गए हो। इनिया ने चिढ़ाया। अरे उनसे हसद करती है मेरी जूती। वादा रहा अपनी शादी पर अपनी सारी बेसुरी सहेलियों का मुझसे अकेले से मुकाबला करवा लेना। 1 घंटा भी मेरे आगे ठहर गई ना तो अपना नाम बदल दूंगा। वली ने जोर से कहा। अच्छा तो फिर? इनिया को उसकी बात भड़क से ज़्यादा न लगी। अपने दिल से ये गलत फहमी निकाल दो कि तुम्हारी शादी में बहुत वक्त है। डैडी तो अनकरीब रुखसत करने के चक्करों में है। लड़का भी पसंद कर चुके वो तो। इनिया धक से रह गई। उसके हाथ से पेन छूट गया। क्या कह रहे हो वलीद? उसने सरासमगी से वलीद को देखा।
तुम्हें तुम्हारी शादी की खुशखबरी सुना रहा हूँ, वलीद ने इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने खुद डैडी को फ़ोन पर कहते सुना है, ये खुशखबरी है, इन्हें ने चिढ़कर कहा। तो फिर क्या है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती वलीद। उसे सख्त परेशानी लाहक हो गई थी, और फिर डैडी मम्मी की गैर मौजूदगी में इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। मेरी मानो चुपचाप शादी करके अपनी लाइफ सेट करो। लड़कों की ज़िंदगी तो माँ बाप की अलहदगी के बाद भी ठीक रहती है। शबीउल अब्बास भाई को ही देख लो, किस बात की कमी नज़र आती है उनकी ज़िंदगी में। मैं और वली भी सेट हो ही जाएंगे। असल मसला तुम्हारे लिए होगा। वैसे भी लड़कियाँ इडियट्स होती है, छोटी छोटी बातों पर अब नॉर्मल रिएक्शन देती हैं। तुम क्या कह रहे हो वलीद, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंडिया ने ताज्जुब ना समझी से कहा। भाई डैडी और मम्मी में डाइवोर्स होने वाली है, इससे पहले तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए। पर आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। शट अप वलीद, कभी तो सोच समझ कर बोला करो, इंडिया ने गुस्से से कहा। गुस्सा मत करो उल्लू, वलीद ने तहम्मुल से कहा। जो बात चंद रोज़ बाद तुम्हें मम्मी या डैडी से पता चलना है वो मैं बता रहा हूँ, तो भड़क क्यों रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, मम्मी यूं ही इतने रोज़ से नाना जान के घर जाकर बैठी हुई है? इनिया बेतरह फिक्रमंद हो गई। हर इम्कान सोच चुकी थी, मगर इस नहज तक तो उसने हरगिज़ ना सोचा था। वलीद, ये भी तुमने डैडी को कहते सुनाई है, तुम्हारा अंदाज़ा है? यकयक उसे ख्याल आया, मेरी छठी हिस्स बता रही है। वली ने संजीदगी से कहा। खुदा करे तुम्हारी छठी हिस्स इस बार गलत इशारा दे रही हो, इनिया ने सद के दिल से कहा। आमीन। वलीद की आवाज़ धीमी थी। मैं मम्मी को फ़ोन करूं? वली ने कंधे उचका दिए। इनिया के लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो गया, लेकिन अगले पल वो उठी और अपने सेलफोन पर नंबर डायल करने लगे। दीन मोहम्मद बाजी ज़ुबैदा को देखकर बेहद हैरान हुआ। पिछली बार बाजी ज़ुबैदा ज़ोहरा के इंतकाल पर हवेली आई थी और दीन मोहम्मद ने उसे बेहद बेइज्जत करके निकाल दिया था। इस कदर तजलील सहने के बाद वो एक बार फिर आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए हवेली आ गई थी, तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ माँ जाए की मोहब्बत और जन्नत थी। ये बात सिर्फ बाजी ज़ुबैदा ही जानती थी कि उसने फ़रूक को किन दिक्कतों से जन्नत के साथ शादी पर आमादा किया। लेकिन दीन मोहम्मद अपनी तमाम तर परेशानी के बावजूद उसे देख कर फिर अकड़ गया और मसलिहत तमीज़ी का मुजाहरा करने के बजाय ज़ुबैदा को मज़ीद बेइज्जत करने लगा। पागलपन ना कर दीन मोहम्मद, तू नहीं जानता घर आए बर को ठुकरा कर तू कैसी बड़ी हमाकत कर रहा है। बाजी ज़ुबैदा ने उसकी सारी जलीकटी सुनने के बाद सुन्नत भरे लहजे में कहा। मैंने क्या करना है क्या नहीं, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है बाजी। दीन मोहम्मद ने तड़क कर कहा। तेरे बेटे ने मेरे मुंह पर कालक मलना थी सो मल दी। अरे मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया कि तू उससे इल्ज़ाम दे। जन्नत खुद उससे मिलने जाती है। भला आखिर बाजी ज़ुबैदा की बर्दाश्त भी जवाब देगी। बस बस, मेरी बेटी के बारे में एक भी और लफ्ज़ ना कहना। देखा, अपनी औलाद के बारे में कोई गलत लफ्ज़ सुनना कितना बुरा लगता है। फिर भी मैं जब से आई हूँ मुसलसल फ़रूक को कोस रहा है और मैं खामोशी से सुन रही हूँ। एक बार भी तुझे नहीं टोका, जानता है क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि ख़ानदान को बदनामी से बचाया जा सके। फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता कि गलती से दूर रहे। अब जन्नत ने जो हमाकत करना थी सो कर दी। तू अक्लमंदी का फ़ैसला कर। मैंने फ़ारूक को राज़ी कर लिया, बस तू भी मान जा तो मैं अगले सोमवार को जन्नत को रुखसत करवा लूँ। लेकिन दीन मोहम्मद ने राज़ी तो क्या होना था। बाजी ज़ुबैदा को इतनी बातें सुनाई कि बेचारी कुछ कहने के काबिल ही न रही। सिर्फ उसी पर दीन मोहम्मद ने इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि ये इल्ज़ाम भी जुड़ दिया कि वो और फ़रूक दीन मोहम्मद की ज़मीनें हथियाने के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं। ज़ुबैदा बाजी अपने भाई की इज़्ज़त बचाने के ख्याल से बड़ी आस लेकर उसके पास आई थी, लेकिन दीन मोहम्मद ने उसके खुलूस की रत्ती भर कदर ना की। जब ज़ुबैदा रुखसत होने लगी तो उसकी आंखों में आंसू थे। सिर्फ तेरे इसी रवैये की वजह से मैं अपनी मरी हुई माँ का चेहरा भी ना देख सकी। मुझे डर था कि फिर हवेली आने पर तू मुझे बेइज्जत करेगा, लेकिन इस बार तो मैं तेरी इज़्ज़त का सहारा देने आई थी। दीन मोहम्मद, तूने फिर भी मेरी कदर ना की। अच्छा ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। फ़रूक को शादी के बाद इसी हवेली में आकर आबाद होना पड़ेगा। मैं जन्नत को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। दीन मोहम्मद ने टाला। लो सुन लो अम्मा, जिस भाई की मोहब्बत में तुम दीवानी हुई जा रही हो वो तुम्हारे बेटे को ससुराल में कुत्ते की सी ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दे रहा है। फ़रूक ने इस्तज़ाई अंदाज में पहली बार ज़बान खोली। चलो यहाँ से अम्मा, मामू ने सारी ज़िंदगी बेटी को घर बिठाना है, इसके कारनामों को का गंद भी इसे खुद ही समेटने दो। दीन मोहम्मद का दिल चाहा फ़रूक का मुँह तोड़ दे। तू तो बेटी की मोहब्बत में पागल है दीन मोहम्मद, तुझे ज़रा भी एहसास नहीं तेरी गैर मामूली मोहब्बत ने जन्नत के जहन को किस कदर ख़राब किया। औरत का जहनी सीधे रास्ते पर ना चले तो नस्लें की नस्लें ख़राब हो जाती है, लेकिन तू नहीं समझेगा, कभी नहीं समझ सकता। ज़ुबैदा ज़ेरे लब बुड़बुड़ाती और रोती हुई रुखसत हुई। दीन मोहम्मद ने नफ़रत से उसे जाते देखा, तकब्बुर से सर झटका और फैसला कर डाला। मेरी मासूम बच्ची को गलत राह पर डाल दिया, देखिए मैं सब संभाल सकता हूँ। कल ही नहीं, आज ही मैं भाई हुसैन अहमद से मिलने रवाना हो जाता हूँ। जन्नत मेरी लाडो के लिए दिलावर हुसैन से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। उसने पक्का तहिया कर लिया और यूँ जन्नत फ़रूक के बजाय दिलावर हुसैन का मुकद्दर बन गई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये चल क्या रहा है। दीन मोहम्मद इतना कोई अजीब करैक्टर है ना, आई हेट हिम। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जन्नत से ज़्यादा दीन मोहम्मद की गलती है। इतना भी कोई शिद्दत पसंद कैसे हो सकता है यार, किसी की मोहब्बत में इतना पागल कि अब मैं क्या ही कहूँ। खैर, अब इसकी अगली एपिसोड में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।